हेलो फ्रेंड। तो आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट की ही सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हमारा सेक्शन 31 से ही हम देखेंगे, 30 तक की हमारी सेक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। 31 बोलता है कि स्वीकृतियां निश्चयिक सबूत नहीं है किंतु बेबंद कर सकती हैं। स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चयिक सबूत नहीं है किंतु एतस्मिन् पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन बेबंद के रूप में प्रवर्तित हो सकती हैं। प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो संस्वीकृति होती है, स्वीकृति होती है, मेनली स्वीकृति होती है, वह क्या होती है? निश्चयिक सबूत होती है या फिर उसका बेबंद किया जा सकता है? तो उसका आंसर हमें सिर्फ इतना ही देना है कि स्वीकृतियां निश्चयिक सबूत नहीं होती, उसका क्या है, बेबंद कर सकते हैं। अब जो निश्चयिक सबूत होता है उसे हमने सेक्शन 4 में देखा था कि उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा, उसमें निश्चयिक सबूत रहता है। निश्चयिक सबूत ऐसे रहते हैं कि जिसके बारे में यदि न्यायालय को एक तथ्य साबित हो जाता है तो दूसरे तथ्य ना साबित करने के लिए उसमें एविडेंस को, साक्ष्य को नहीं दिया जाता। मतलब न्यायालय ऐसे एविडेंस को लेने से ही मना कर देता है, और वो क्या है कि वो निश्चयिक सबूत हो जाता है उस चीज के बारे में। ठीक है, तो निश्चयिक सबूत नहीं होती, स्वीकृतियां हैं। हमें इतना ही याद रखना है कि जो स्वीकृति होती है वो निश्चयिक सबूत नहीं होती, वो क्या हो सकती है, बेबंद हो सकती है। बेबंद क्या है? किसी बात को, किसी व्यक्ति को ऐसे कहा जा सकता है कि आपने कोई चीज की स्वीकृति की थी और उससे आप आज मुकर रहे हैं, तो उस स्वीकृति को बेबंद के तौर पर यूज किया जा सकता है। मतलब आप अपनी जो आपने कहा है उससे पलट नहीं सकते। जैसे ए नाम की व्यक्ति, एग्जाम्पल से देखते हैं। ए नाम का व्यक्ति है, बी से कहता है कि ये जो मकान है ये मेरा है और तुम इसे खरीद लो। कितने में? 50,000 में खरीद लो। बी है यहाँ पर इस मकान को खरीदने के लिए अपने गांव का जो मकान है सी के पास, उसको बेचकर चला आता है। अब बी ने क्या किया है, कुछ कार्य कर लिया है, किसके अनुसरण में? इस मकान को खरीदने के लिए। अब जब बी ने यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया है कि मुझे जो ए ने मकान बताया है इसे मुझे खरीदना है 50,000 रुपए में, उसके पास पैसा नहीं था, वो गाँव गया, गाँव से वो सी के पास से पैसा ले आया। ठीक है, अब उसने उधारी ले लिया है यदि सी से। अब वो क्या करता है, ए से कहता है कि मुझे ये जो मकान है मुझे बेच दो। ए कहता है ऐसा मकान जो मैंने कहा है ये मेरा है, पर ये तो मेरा है ही नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अब यहाँ पर इसने एक बार क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है एक तरीके से कि मैं तुम्हें ये मकान बेच दूंगा, पर अब उसका है ही नहीं, तो उसके तौर पर तो इसे यूज नहीं किया जा सकता। मतलब उससे आप खरीद कैसे सकते हैं? जिसकी संपत्ति नहीं है उससे कैसे खरीद सकते हैं? पर यदि इन फ्यूचर उस संपत्ति पर, जिस मकान को बेचने के लिए ए ने कहा था, उस संपत्ति पर एक अधिकार हो जाता है, तो फिर उसे बेबंद किया जा सकता है। मतलब उसे बेबस किया जा सकता है कि तुमने पहले कहा था कि तुम ये मकान मुझे 50,000 में बेच दोगे, और पहले तुम्हारे पास नहीं था, पर आज तुम्हारा ये मकान हो गया है, तो तुम मुझे 50,000 में बेचो। और ऐसे कंपेल किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर बेवश किया जा सकता है। तो मतलब ये है, इसमें ये बताया गया है कि जो 31 बताता है कि जो स्वीकृतियां होती हैं वो निश्चयिक सबूत नहीं होती, लेकिन वो बेबंद के रूप में उन्हें यूज किया जा सकता है। अब हम सेक्शन 32 को देखेंगे। इनमें ये बताया गया उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता। इनमें उन व्यक्तियों के कथन बताए गए हैं जिस व्यक्ति को यहाँ पर साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता। मतलब वो साक्ष्य देने के लिए आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते हैं? कि यदि कोई व्यक्ति है वो मर गया है, ठीक है, या फिर वो मिल नहीं सकता, पता ही नहीं है कि कहाँ है, या फिर ऐसा है कि वो बहुत दूर रह रहा है, जैसे कोई इंग्लैंड में रह रहा है, इंग्लैंड से अगर अपन साक्षी को बुलाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। मतलब न्यायालय को यदि ऐसा लगता है कि जो साक्षी है उसको इन चीज़ों की वजह से बुलाया नहीं जा सकता है, कि जो साक्षी बहुत दूर रह रहा है जिस वजह से खर्चा हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। दूसरी बात है, यदि वो साक्षी ही मर गया है तो कैसे बुलाएंगे? नहीं बुला सकते। यदि कोई व्यक्ति मिल ही नहीं रहा, पता ही नहीं है कहाँ है, तो उसे भी नहीं बुलाया जा सकता। तो उन व्यक्तियों के कथन यहाँ पर क्या है, उन व्यक्तियों के कथन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वे दशा जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता। इसमें 32 पहले तो ये बताता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मर गया है या मिल नहीं सकता, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा यदि कोई कथन किया जाता है तो वो सुसंगत हो जाता है। पहली बात हमें ये याद रखना है। आगे ये बात कहता है कि सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है या मिल नहीं सकता, या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, या जिसकी हाजिरी इतने व्यय या विलंब के बिना उपात्त नहीं की जा सकती, जिसका मामले की परिस्थिति में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयं सुसंगत है। इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है, पहले तो हमें ये देखना है, यदि कोई व्यक्ति है जो मिल नहीं सकता या जिसे साक्ष्य देने के लिए वो असमर्थ हो गया है, मतलब क्या हो गया है, यदि वो पागल हो गया है तो अब वो साक्ष्य नहीं दे सकता है यहाँ पर। ठीक है, कोई मर गया है, मिल नहीं सकता, या फिर साक्ष्य देने के लिए यहाँ पर असमर्थ हो गया है, या इतना व्यय या विलंब के बिना उसे बुलाया नहीं जा सकता। मतलब वो बहुत दूर रह रहा है जिस वजह से खूब विलंब हो जाएगा, खूब देरी हो जाएगी,
और देरी के साथ ही ऐसा साक्षी आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता है। मतलब जब वो आएगा तब तक उसकी जो साक्ष्य है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर व्यय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इन परिस्थिति में न्यायालय किन चीज़ों को, निम्नलिखित तथ्यों को यहाँ पर अपने आप में सुसंगत हो जाएंगी, इन्हें किसी अन्य चीज़ की पुष्टि कराने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर से देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति मर गया है, मिल नहीं सकता, या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या व्यय या विलंब के बिना उसे बुलाया नहीं जा सकता। 4 चीज़ें हमें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो उसके द्वारा कहा हुआ कथन स्वयं से ही सुसंगत होता है। स्वयं जो लिखा हुआ है मतलब स्वयं अपने आप में सुसंगत होता है, उसे अन्य चीज की पुष्टि करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती। पहला कारण बताता है कि जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है। अब कोई व्यक्ति है जो मर गया है, देखना, अब कोई व्यक्ति है मर गया है, मिल नहीं सकता, तो क्यों मर गया है तो उसे बुलाया नहीं जा सकता, उसे किस चीज के लिए बुलाना है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु का कारण बताता है, वो ये बताता है कि जैसे किसी को पेट में चाकू लगी और वो लास्ट टाइम उसे चाकू लगी तो अब वो मर गया, पर जब लास्ट टाइम वो बोल रहा था तो उसने क्या कहा था कि अमन ने मुझे मारा या अमन ने बदला लिया, ऐसे करके उसने कुछ बताया। अब उसने कहा कि अमन ने मुझे मारा है या बदला लिया, ऐसे बोला। तो अब उसने जो लास्ट टाइम पे वर्ड बोले हैं, अब इसके द्वारा ये जो कथन किया गया है ये अपने आप में सुसंगत होगा, माना जाएगा कि जो ये जो व्यक्ति है ये सही बोल रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा ये फर्स्ट पॉइंट पे ही बनता है कि जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित हो। कोई प्रश्न ऐसा होता है कि वो मृत्यु के कारण से संबंधित होता है, और जिस व्यक्ति की मृत्यु के कारण से संबंधित होता है वो व्यक्ति मर गया है, मिल नहीं सकता, ये सारी सिचुएशन आ जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा हुआ कथन यहाँ पर स्वयं में अपने आप में सुसंगत हो जाता है, उसे किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती। इसको आगे देखेंगे, जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस समव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। यहाँ पर दो बातें बताएंगे ही, या तो उसने ये बताया है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि मुझे अमन ने मारा, तो उसने क्या बता दिया, मृत्यु का कारण बता दिया, ठीक है। या फिर क्यों मारा, बदला लेना था अमन को इसलिए मारा, तो कारण पता चल गया। या समव्यवहार की, उस समव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में, अब वो समव्यवहार बता दे कि मैं वहां से जा रहा था, मैंने गुंडों को जाते हुए देखा, मैंने उन्हें पकड़ा और मैं उन्हें पकड़ पाता जो वो लूट का सामान लेके जा रहे थे। मैं, देखिए, ये कहता है कि मैं एक रास्ते से जा रहा था, ठीक है, मैं एक रास्ते से जा रहा था, वहां कुछ गुंडे मिलते हैं तो वो लूट का सामान लेके जा रहे होते हैं, मैं उनका लूट का सामान पकड़ने की कोशिश करता हूँ और तब मेरी ये प्रॉब्लम, मतलब तब मुझे क्या हो जाता है, मेरी मतलब मुझे वो लोग क्या कर देते हैं, क्षति पहुंचा देते हैं, हानि कर देते हैं। तो मतलब उसने क्या किया है, समव्यवहार बताया है जिस वजह से उसकी मृत्यु हुई है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। क्या है, ऐसी ऐसी समव्यवहार या ऐसी जो वो कारण बताता है उससे क्या होना चाहिए, मृत्यु होना चाहिए। उन मामलों में जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो। अब कोई प्रश्नगत है कि यदि ये जो व्यक्ति है, अगर क्वेश्चन ये उठता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, तो उसमें ऐसा कोई आंसर जो प्रश्नगत है, यहाँ पर कोई कहता है हुई है, कोई कहता है नहीं हुई है। अब कोई ये कहता है कि कैसे हुई है, ये विवादक है कि ये जो मृत्यु हुई है वो कैसे हुई है, ठीक है। तो कैसे हुई है, ये आंसर पता चलता है कि अमन ने मारा, समन ने मारा, किसने मारा। तो यदि कोई कारण पता चलता है तो ऐसा कोई कारण मिलने के बाद वो कारण यहाँ पर सुसंगत होता है, चाहे वह व्यक्ति उन्हें किया है, जब वह देखिए आगे क्या बोलता है, तब उन मामलों में जिसमें व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत है। मृत्यु का कारण प्रश्नगत है कि उसने ऐसे क्यों मारा है, किसने मारा है, ये सब क्वेश्चन उठते हैं। तो कथन सुसंगत हैं, चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है। अब जो व्यक्ति है जो उन्हें कहता है, ठीक है, उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी, मतलब उस व्यक्ति को ऐसा पता हो कि मैं मर जाऊंगा या नहीं मर जाऊंगा, उसके माइंड में जो भी चल रहा है उसे पता हो कि मर जाऊंगा, या उसे ये भी पता हो कि मैं नहीं मरूंगा, और तब भी वो कोई ऐसी सिचुएशन बताता है जिसके तहत उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, तो वो यहाँ पर क्या है, सुसंगत होता है। चाहे उस कार्यवाही की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, प्रकृति कैसी ही क्यों ना हो। अब जिसमें मृत्यु का कारण प्रश्नगत है वो प्रकृति चाहे कैसी भी हो, तो यहाँ पर उसका साक्ष्य जो है सुसंगत होगा। फिर से देखते हैं, फर्स्ट क्लॉज बताता है यदि कोई प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है वो किस कारण से हुई है, ठीक है, क्वेश्चन उठा, क्वेश्चन अराइज होने के बाद यहाँ पर जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है वही
वो व्यक्ति क्या करता है, कथन करता है। वो उस कथन में ये बताता है कि उसकी जो मृत्यु है, मृत्यु का किन कारण की वजह से मृत्यु हुई है, या फिर वो समव्यवहार बताता है जिस वजह से उसकी मृत्यु हुई है। अब उसे मृत्यु की आशंका हो या ना हो, मतलब उसे पूरा भरोसा हो, उसे शायद ये भी लग सकता है कि हम जीवित रह जाएंगे, शायद उसे ये लगता हो कि मैं मर जाऊंगा। तो ये जरूरी नहीं है कि उसे बिल्कुल पूर्ण आशंका होनी चाहिए कि अब मैं बचूंगा ही नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पर आशंका हो या ना हो इसका कोई मैटर नहीं रखता। अगर वो मृत्यु के कारण के बारे में कोई चीज बताता है तो अब यदि वो व्यक्ति मिल नहीं सकता, ठीक है, उसे बुलाया नहीं जा सकता, यहाँ पर क्या है, मिल नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या है, कारण उसका जो उसने कथन किया है वो यहाँ पर सुसंगत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बताता है अथवा कारवार के अनुक्रम में किया गया है। अब कोई कार्य है वो क्या किया है, कारवार के अनुक्रम में। अब जो डेली रूटीन में कोई काम किया जाता है उसमें यदि कोई काम किया जाता है तो वो यहाँ पर वो भी चीज यहाँ पर सुसंगत होती है। जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारवार के मामूली अनुक्रम में किया गया था तथा विशेषता जबकि वह उसके द्वारा कारवार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में अथवा उसके द्वारा धन माल प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है अथवा वाणिज्य में उपयोग करने वाली उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में अथवा पत्र अन्य दस्तावेजी तारीख के रूप में जो कि उसके द्वारा प्रायः दिनांकित लिखित या हस्ताक्षरित की जाती है। इसमें सीधी बात ये बताई गई है अथवा ये तो जो सेकंड वाला पॉइंट है वो कि कारवार के अनुक्रम में देखिए एक नाम ए नाम का व्यक्ति क्या करता है कि बी नाम के व्यक्ति के यहाँ काम करता है। ठीक है, ए नाम का जो व्यक्ति है वो एंट्री किया करता है, जो पेपर आते हैं जैसे जितने लोग ऑफिस में आएंगे तो वो एंट्री करेगा, कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए, आज किसका अब्सेंट है, ठीक है, किसको कितना पेमेंट किया, ये सारी क्या है वो एक रजिस्टर में लिखा करता है। अब ये रजिस्टर में लिखने का काम उसका डेली रूटीन में है। ठीक है, अब यदि कोई ये पता चलता है कि 7 तारीख को 7 मई को क्या कोई व्यक्ति आया था या नहीं आया था, मतलब अन्य व्यक्ति जो है वो काम पे आए थे या नहीं आए थे, तो यहाँ पर जो ए लिखता है, ठीक है, ए ने क्या किया है, डेली रूटीन में जो वो काम करता है तो उसने यहाँ पर लिखा है कि ए कोई सी नाम के व्यक्ति के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि वो आया था कि नहीं आया था, तो ए यहाँ पर जो डायरी में लिखा करता है बी नाम के ऑफिस में, तो यदि वह लिखता है कि जो सी नाम का व्यक्ति है वो आया था ऑफिस, तो ये माना जाएगा कि ए व्यक्ति ने यहाँ पर सही ही लिखा होगा कि वो जो उस दिन ऑफिस आया था। यदि वो लिखता है कि ऑफिस नहीं आया था तो यहाँ पर उसने जो लिखा है वो माना जाएगा कि उसने सही लिखा है। मतलब यदि कोई कारवार के अनुक्रम में कोई काम करता है, कोई ऐसा काम करता है जैसे वो डेली रूटीन में करता है, तो फिर यदि उस व्यक्ति को कभी उस मैटर के बारे में यदि क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज हो गया तो फिर यहाँ पर उसका आंसर कैसे मिले, तो यदि उस व्यक्ति को मिल नहीं सकता, वो मर गया है या फिर कहीं चला गया है जिससे उसे बुलाने में बहुत खर्च होगा, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाया जा सकता। किसी भी कारण से यदि वो व्यक्ति नहीं आ रहा है तो उसके कारोबार के अनुक्रम में उसने जो भी काम किया था तो उसने खुद से लिखा था और हस्ताक्षर भी किया था, तो वो जो भी करता है तो ऐसे तथ्य यहाँ पर सुसंगत हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीसरी बात बताई गई है अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध। अब करने वाले के हित के विरुद्ध यदि हम ऐसा बात माने कि जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति, अब जो ए है वो कहता है कि मुझे जो सी से पैसे मिलने थे 10,000 मिल गए हैं। ठीक है, यदि ए कहता है कि मुझे सी से जो पैसे 1,000 मिलने थे वो मिल चुके हैं, अब यहाँ पर जो ए है उसने क्या किया है, अपने विरुद्ध लिखा है। अगर वो ऐसा लिख दे कि मुझे ऐसे पैसे नहीं मिले हैं, सोचिएगा, अगर वो ऐसा लिख दे कि मुझे ऐसे पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सुसंगतता के बारे में नहीं बात आई गई है। अब कोई व्यक्ति झूठ तो लिखेगा नहीं कि मुझे सी से जो पैसे मिलने थे वो मिल गए हैं, है ना। अगर हमें किसी से कोई चीज़ मिलनी है तो हम तभी लिखेंगे या फिर हम तभी ऐसे स्वीकार करेंगे जबकि हमारा ऐसा काम हो चुका हो। तो यहाँ पर यदि कोई अपने विरुद्ध काम करता है, ए ने अपने विरुद्ध काम किया है, ए ने यहाँ पर लिख दिया है या फिर कुछ कह दिया है कि मुझे जो सी से पैसे मिलने थे वो तो मिल चुके हैं, अब उसने अपने विरुद्ध कोई बात स्वीकार की है तो वो भी यहाँ पर सुसंगत होगी यदि वो व्यक्ति अब मिल नहीं सकता अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध हो, जबकि वह कथन उसे करने वाले की व्यक्ति के धन संबंधी, अब धन संबंधी की तो मैंने बात कर दी, उसे किसी से पैसे मिलने थे तो उसने कहा है मुझे तो उससे पैसे मिल चुके, अब उसने अपने विरुद्ध यहाँ पर साबित कर लिया, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। सांपत्तिक हित के विरुद्ध, अगर कोई ऐसा है कि उसने कहा है कि यदि कोई क्वेश्चन अराइज होता है, यदि कोई घर है, घर में से कितना पार्ट किसको मिलना चाहिए, जिसको मिलना चाहिए वो कहता है मुझे आधा घर मिल चुका है, मुझे जितना मिलना चाहिए था, उसने क्या किया है, स्वीकार कर लिया, जबकि वह सत्य हो तो उसके कारण
उस पर दांडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था। यदि वह सत्य होता तो वो क्या है कि सामने वाले पक्षकार पर क्या है दांडिक प्रयोजन के लिए नुकसानी का वाद लाया जा सकता था। दांडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता, तो उसके कारण उस पर दांडिक अभियोजन या नुकसानी का। इसमें ये है कि यदि कोई ऐसी चीज होती है, जैसे कोई दांडिक में ये हो सकता है कि जैसे ए कहता है कि क्वेश्चन उठता है कि बी ने ए को मारा है, तो ए कहता है कि मुझे तो बी ने नहीं मारा है। अगर वो ये कहता, देखिएगा, अगर वो कहता है कि मुझे बी ने मारा है, अगर वो कहता है कि बी ने मुझे मारा है, तो वो दांडिक अभियोजन चला सकता है, वो कोर्ट में जा सकता है और क्या कर सकता है, कंप्लेन लिखवा सकता है। ठीक है, यहाँ पर दांडिक अभियोजन हो जाता है। यदि वह पैसे के लिए कहता है कि मुझे 1000 रुपये मिलने थे, यहाँ पर देखो हम दोनों चीज़ों को समझेंगे। यदि ए कहता है कि मुझे बी ने नहीं मारा, सी कहता है कि बी ने ए को मारा है, अब जो ए है वो अपने विरुद्ध ही स्वीकार कर रहा है कि मुझे बी ने नहीं मारा। अब यदि पर वो स्वीकार नहीं करता तो उसके ऊपर क्या है, दांडिक अभियोजन चलाया जा सकता था। अगर वो स्वीकार नहीं करता है कि मुझे बी ने नहीं मारा है, तो क्या है, उसके पास ये राइट होता है, यदि सच में उससे मारा होता तो उसके पास राइट होता है कि वो कहाँ पर कोर्ट में जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट वगैरह लिखा दे। अब यदि यहाँ पर दूसरी बात, अगर हम सिविल मैटर की बात करें, तो नुकसान के लिए बात कब ला जा सकता है, वो अपने विरुद्ध काम कर ली। जैसे यदि सी ए के पैसे नहीं देता तो वो नुकसानी के लिए बात में ला सकता था। ए मतलब ए को यदि किसी भी प्रकार का सिविल राइट मिल रहा है या फिर क्रिमिनल राइट मिल रहा है, ठीक है, तो वो उसको अपने विरुद्ध स्वीकार कर रहा है कि हाँ भैया मुझे ये चीज़ प्राप्त हो चुकी है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति कहता है जो मिल नहीं सकता अब, तो उसके द्वारा कहा हुआ कथन यहाँ पर क्या है, सही माना जाता और वो क्या है, सुसंगत होते। अगला पॉइंट बताता है अथवा लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में या साधारण हित के विषयों में के बारे में कोई राय देता है। अब जबकि उस कथन में उपर्युक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार या रूढ़ी अथवा लोक या साधारण हित के विषय में अस्तित्व के बारे में है जिसके अस्तित्व में, यदि वह अस्तित्व में होता तो उससे उस व्यक्ति का अवगत होना संभाव्य होता, और जबकि ऐसा कथन ऐसे व्यक्ति किसी अधिकार, रूढ़ी या बात के बारे में संविवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया होता। इसमें ये बताया है कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है। अब ए नाम के व्यक्ति के ऊपर ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि ये जो तुम कुएं से पानी भरते हो, ये जो कुआं है वो तुम्हारा नहीं है, इसको तुम्हें अधिकार नहीं है कि तुम इस कुएं से पानी भरो। ठीक है, अब ये जो है ऐसी कोई डॉक्यूमेंट ले आता है, कोई ऐसी चीज़ बता देता है जिससे ये पता चल जाता है कि ये जो कुएं से पानी भरने का अधिकार है वो मेरा है। अब उसने यदि देखी, यदि वो कोई ऐसे पत्थर पे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, पत्थर पे लिखा हुआ था कि इस कुएं से पानी भरने का सभी का अधिकार है, इस गांव वालों का सभी का अधिकार है यहाँ पर, या फिर उसने ऐसा लिखा है किसी पत्थर पे ऐसे लिखा हुआ है कि इस परिवार में कोई पर्टिकुलर परिवार है, ये इस परिवार के लोगों को इस कुएं से पानी का अधिकार है। ठीक है, अब ये रूढ़ी है, प्रथा है, कुछ भी है, इसके बारे में जब क्वेश्चन अराइज हुआ था, जब ये कहा गया था कि ए को ऐसे कुएं से पानी भरने का अधिकार नहीं, उसके कई साल पहले किसी के बीच में ऐसा विवाद हुआ था कि एक ही परिवार वालों को यहाँ पर क्या है, पानी भरने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ कोई यदि जजमेंट दिया गया है तो वो जजमेंट यहाँ पर सुसंगत होगा, और यदि कोई अन्य व्यक्ति है वो ये जो कहता है कि ऐसा जो अधिकार है वो क्या है, ए का है, तो वो यहाँ पर सुसंगत होंगे। जैसे ए के पहले यदि कोई डी के खिलाफ बात लाता है कि डी और ए, देखिए ए का दादाजी डी है, ठीक है, अब दादाजी के ऊपर भी पहले बात लाया था कि इस कुएं से वो पानी नहीं भर सकता, तो ए जो है वो जजमेंट दिखा सकता है कि मेरे दादाजी के ऊपर भी ऐसा बात लाया गया था कि वो इस कुएं से पानी नहीं भर सकते हैं, परंतु ये जजमेंट देखिए और न्यायालय ने कहा था कि इस कुएं से पानी भरने का मेरे दादाजी का अधिकार था, अब दादाजी का है तो क्या है, पिताजी का रहा और मेरा भी है। ठीक है, अब वो ऐसा कोई बताता है तो यहाँ पर ये सुसंगत होता है। दूसरी बात ये बताता है कि जब ये क्वेश्चन उठा है कि ए को ऐसे कुएं से पानी भरने का अधिकार है या नहीं, तो ऐसे अधिकार से पहले ही कहीं कोई चीज़ ऐसी बता दी गई है जिसमें कुछ लिखा हुआ है जिसके तहत ये पता चलता है कि ए को ऐसा पानी भरने का अधिकार है। जैसे किसी पत्थर में लिखा हुआ है, ठीक है, पत्थर में लिखा हुआ है कि ए को ऐसे पानी भरने का अधिकार है, तो वो पत्थर की फोटो वगैरह क्लिक करके वो न्यायालय में दिखा देगा और कहेगा कि ऐसे कुएं से पानी भरने का सभी का अधिकार है या मेरा अधिकार है। तो यहाँ पर क्या है, न्यायालय उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेगी और ऐसे तथ्य यहाँ पर सुसंगत होंगे। अब यदि कोई व्यक्ति है जो मिल नहीं सकता, ठीक है, जो आ नहीं सकता किसी भी वजह से न्यायालय में साक्षी के रूप में, तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति होता है, अब जैसे वो पहले वाला व्यक्ति है जिस राजा ने ऐसे कहा था कि आपका अधिकार है इस कुएं से पानी भरने का, वो तो लिख के चला गया है, अब वो तो आ नहीं सकता, वो तो मर गया है, 100 साल पुरानी बात है। तो क्या है, तो यदि उसने कुछ लिखा है, कुछ रखा है जिससे पता चल जाए कि उस
उसने उन गांव वालों को ऐसा अधिकार दिया है, तो उन चीज़ों को यहाँ पर क्या है, सुसंगत मान लिया जाएगा। अथवा नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित हो। अब 5वां पॉइंट बताता है कि जबकि वह कथन किसी ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व से संबंध में है, जिन व्यक्तियों के रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास जिसने वह कथन किया है ज्ञान के विशेष साधन थे, और जबकि वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने के पूर्व किया था। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा है पिछले के सेक्शन में कि ए और बी के बीच में क्या होता है, विवाह होता है। ठीक है, ए बी के बीच में विवाह होता है। अब ए जो है, ए बुआ का लड़का है और ये जो बी है मामा की लड़की है। ठीक है, अब जो ए है और बी है, इन लोगों ने विवाह कर लिया, मामा बुआ की लड़की से ऐसे शादी कर ली। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, कोई सी नाम का व्यक्ति है, वो आता है और कहता है कि ये इन लोगों ने जो शादी की है, ठीक है, ये क्या है, हमारी नातेदारी की, हमारी जो परंपरा है उसके खिलाफ है। ठीक है, हमारे दत्तक ग्रहण, रक्त विवाह, इन सब के क्या है, खिलाफ है। और ऐसी शादी जो है वो सही नहीं है, ये लीगल नहीं है, ऐसी शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो ए है वो ये यदि ये कहता है कि मेरे यहाँ तो ऐसा होता चला आ रहा है, मेरे यहाँ ऐसी परंपरा है, मेरे पापा दादाजी सब लोगों ने ऐसी ही शादी की है कि हम लोग जो है बुआ के मामा के इधर उधर के जो रिश्ते हैं उन्हें ज़्यादा नहीं मानते हैं और उनसे हमारे यहाँ शादी हो जाती है। तो यदि कोई ऐसा क्वेश्चन उठता है, अब जैसे सी नाम के व्यक्ति ने यहाँ क्वेश्चन उठाया है कि ए और बी के बीच में ये जो संबंध है विवाह का, ये लीगल नहीं है, ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए। तो ए यहाँ पर आंसर देता है कि मेरे पापा दादा और उनके भी दादा लोगों ने ऐसे ही शादी की है, मतलब हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि हम लोग ऐसी शादी कर सकते हैं। तो यदि कोई जब क्वेश्चन उठा, जब सी ने क्वेश्चन उठाया, उसके पहले की बात यदि ए बताता है, अब दादे जो ए है उसने क्या बताया, पहले की बात बताई है, क्वेश्चन के पहले उसने क्या बताया है, जब क्वेश्चन उठा उसके पहले की बात बताई है कि हमारे दादाजी ने भी पहले भी मतलब ऐसा काम हो चुका है, तो ऐसे तथ्य यहाँ पर सुसंगत होते हैं। ठीक है, मतलब जब क्वेश्चन उठता है नातेदारी के बारे में कि हमारे यहाँ ऐसे नाते नहीं होते हैं, और पर कोई व्यक्ति है जो ऐसा तथ्य साबित कर देता है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है और उस मैटर से पहले भी ऐसा हुआ है, तो फिर यहाँ पर जो बात कही जाती है और वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं मिल सकता है, तो यहाँ पर उसके द्वारा कहे हुए कथन सुसंगत होते हैं। जबकि वह कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह के, ठीक है, रक्त विवाह वही है कि कोई कहता है कि ये हमारे खून के नाते हैं और हम लोगों में ऐसे विवाह नहीं होना चाहिए। कोई कहता है कि हमारे यहाँ तो ऐसे होते चले आए हैं। अब आपके यहाँ ऐसे होते चले आए हैं तो आपको सबूत देना होगा। आप यदि ऐसा सबूत देते हैं कि हमारे पहले वाले लोगों ने भी ऐसा किया है, तो ऐसा जो है आपका कथन यहाँ पर सुसंगत हो जाएगा। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति मिल नहीं पाता है तो सेक्शन 32 में इन्हें अन्य तथ्यों की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में ही रिलेवेंट हो जाते हैं जब तक कि इनमें संदिग्धता ना आ गई हो। अथवा कौटुंबिक बातों से संबंधित बिल या विलेख में कोई कहा गया है, जबकि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण पर आधारित किसी नातेदारी के अस्तित्व के संबंध में हो, और उस कुटुंबिकी बातों से जिसका ऐसा मृत व्यक्ति अंग था संबंधित किसी बिल या विलेख में या किसी कुटुंब वंशावली में या किसी समाधि प्रस्तर, कुटुंब चित्र या अन्य चित्रों पर जिन पर ऐसे प्राय किए जाते हैं किया गया है, और जब ऐसा कथन चित्र विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने के पूर्व किया गया था। इसमें यह है कि यदि कोई कौटुंबिक बातों से संबंधित विल या विलेख है, ठीक है, कोई विल बना है या विलेख बना है परिवार के लोगों से, जैसे ये कुटुंब है, एक कुटुंब में इतने सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, इतने सारे घर बने हुए हैं, रह रहे हैं। अब यहाँ पर कोई कहता है कि आप ये जो पार्ट है, एक मिनट, ये जो पार्ट है, आप ये जो पार्ट क्या कर सकते हैं, आप किसी को नहीं दे सकते हैं, ए को नहीं दे सकते हैं। तो बी नाम का व्यक्ति जो है, बी ने ये जो पार्ट है वो ए को दे दिया, बी नाम के व्यक्ति ने ये जो पार्ट ए को दे दिया। सी कहता है कि आपको ऐसा ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपको ए को देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये हमारे कुटुंब का सदस्य नहीं है। तो बी यहाँ पर बता सकता है कि मेरी संपत्ति है, मेरा धन है, मेरा विलेख है और मेरी विल है, मतलब मेरा धन है एक तरीके से, और मेरे कुटुंब में ऐसा होता है, मेरे परिवार में ऐसा होता है, मेरे खानदान में ऐसा होता है कि
यदि कोई प्रॉपर्टी है और यदि हम चाहते हैं तो हम किसी को भी दे सकते हैं। तो यदि कुटुंब के बारे में भी यदि कोई बात बताई जाती है जिसके बारे में क्वेश्चन अराइज होता है और क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है कि पहले भी ऐसा हो चुका है, तो ऐसे तथ्य यहाँ पर सुसंगत होंगे। 5 और 6 को लगभग हम एक जैसे ही देखें कि नातेदारी के बारे में है, यहाँ पर कुटुंब के बारे में है। 5वें में कहता है कि नातेदारी हमारे जैसे रिश्ते होते हैं, उस रिश्ते के बारे में यदि कोई क्वेश्चन उठता है कि आपको ऐसे रिश्ते नहीं बनाने चाहिए, तो उस रिश्ते के बारे में आपको पहले का कोई जो है एग्जाम्पल देना होगा, मतलब साक्ष्य देना होगा, एविडेंस देना होगा कि हमारे पहले भी ऐसा होता चला आया है। और 6वें में भी यही बताया गया है कि यदि कुटुंब की बातों से बिल या बिलेक के बारे में कोई बात क्वेश्चन उठती है तो उसके बारे में भी पहले भी हमारे ऐसे कुटुंब में ऐसी चीज़ें होती आई हैं, तो यदि आप ऐसा जो है साक्ष्य दे देते हैं तो वो यहाँ पर सुसंगत हो जाता है। 7वां पॉइंट बताता है अथवा धारा 13 खंड का में वर्णित समव्यवहार से संबंधित दस्तावेज में किया है, जबकि वह कथन किसी ऐसे विल या विलेख अन्य दस्तावेज में अंतर्विष्ट जो कि ऐसे समव्यवहार से संबंधित है जैसे धारा खंड 13 का में वर्णित है। अब धारा 13 जो है उसके खंड का में वर्णित क्या है? खंड का जो हमने देखा है, 1 मिनट, 13 के खंड खा में हमने देखा था कि कोई संव्यवहार जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ि सृष्ट दावाकृत उपांतरित मान्यकृत प्रख्यात या प्रख्यातित की गई है। यदि कोई संव्यवहार है जिसके द्वारा किसी रूढ़ि को या तो एक्सेप्ट किया गया है या फिर प्रख्यात मतलब स्वीकार किया गया है या प्रख्यात की गई है, मतलब उसको निग्लेक्ट किया गया, हटाया गया, रिजेक्ट किया गया, तो ऐसा संव्यवहार भी यहाँ पर सुसंगत होगा। मतलब हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये बताता है कि जो 13 का है, 13 के का में बताया गया है यदि कोई संव्यवहार है जो रूढ़ि के बारे में या तो उसका समर्थन करता है या खंडन करता है, तो ऐसा कोई संव्यवहार है वो भी यहाँ पर सुसंगत होता है। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। तो 7 पॉइंट में हमने देखा है कि यदि कोई संव्यवहार है जिसके द्वारा रूढ़ि के बारे में पता चलता है कि ऐसी रूढ़ि है या नहीं है, तो वो जो संव्यवहार है वो भी यहाँ पर सुसंगत हो जाएगा। और 8 पॉइंट बताता है अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है, जबकि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत उनकी भावना या धारणा को अभिव्यक्त करता है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, उसके ऊपर आरोप है कि वो किसी के साथ यहाँ पर बेबी के साथ रह रहा था कि किसके साथ रह रहा था। ठीक है, कि देखिए ए और बी एक मकान में रहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ये जो ए है वो किसके साथ रह रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे यदि बहुत सारे लोग आते हैं तो उनके घर के आसपास से यदि कोई पूछताछ होती है और वो बताते हैं कि ए और बी जो है वो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, क्या है, लीगली मैरिड हैं, तो यहाँ पर इन लोगों द्वारा जो कहा हुआ कथन है, तो बहुत सारे लोग यदि एक ही कथन करते हैं तो माना जाएगा कि वो जो कथन है वो यहाँ पर सत्य है। ठीक है, 8 पॉइंट को हम फिर से देखते हैं। 8 पॉइंट ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति है, कोई कार्य करता है जिसके बारे में पूछा जाता है कि ऐसा कार्य है या नहीं है, तो कई व्यक्ति यदि उसमें हाँ कहते हैं या ना कहते हैं, उस चीज़ को स्वीकार करते हैं या मना करते हैं, तो कई व्यक्ति जो भी कहेंगे वो ही यहाँ पर मान्य होगा और वो यहाँ पर सुसंगत होगा। तो हमारे 32 में हमने देखा, 32 में देखिए उन व्यक्तियों के कथन यहाँ पर सुसंगत होते हैं जिन्हें साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता है। क्यों नहीं बुलाया जा सकता? या तो वे मर गए हैं या आ नहीं सकते या असमर्थ हो गए हैं, व्यय या विलंब के बिना उन्हें बुलाया नहीं जा सकता। तो ये यदि परिस्थिति होती है तो उन व्यक्तियों द्वारा कहा हुआ कथन जो कुछ भी होता है वो यहाँ पर सुसंगत होता है। अब यदि पहला कारण बताता है कि यदि वह मृत्यु के कारण से संबंधित होता है और वह मृत्यु के कारण को बताता है, उसके संव्यवहार को बताता है, ठीक है, उसके संव्यवहार को बताता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा हुआ कथन यहाँ पर सुसंगत होता है, भले ही उसे मृत्यु की ऐसी आशंका ना हो। दूसरी बात यहाँ पर बताता है कारोबार के अनुक्रम में यदि डेली रूटीन में कोई काम कर रहा है और उस अनुक्रम में यदि कोई काम कर रहा है और यदि क्वेश्चन उठता है कि किसी दिन उसने काम किया था या नहीं किया था, तो जो भी ऐसा काम होता चला आया है, तो यदि कोई ऐसी सबूत है, जैसे सीसीटीवी कैमराज होते हैं, तो उन्होंने कहा 20 तारीख को क्या हुआ था, कार्रवाई के अनुक्रम में, मतलब डेली टू डेली क्या होता है वहाँ पर, क्या है, कैमराज लगे हुए हैं। अब एक दिन का यदि चेक करना है कि उस दिन कौन आया था, तो उस दिन यदि कोई 13 तारीख को कौन आया था मकान में, यदि दुकान में जहाँ पर भी कैमरा लगे हुए हैं, देखिए दुकान में कैमरा लगा हुआ है, पता करना है 13 तारीख को बी नाम का व्यक्ति आया था नहीं या नहीं आया था, तो वो कैमरा को चालू करके आप देखेंगे, ये जो
चिप है उसको चालू करके आप देखेंगे कि वो जो व्यक्ति है नहीं आया था, तो उसके जो कारभार के अनुक्रम में जो भी कार्य किया जाता है तो उसका जो अगर हम कुछ लेते हैं तो वो यहाँ पर सुसंगत होता है, उसकी हेल्प यदि हम लेते हैं। तीसरी बात, यदि यहाँ पर माना जाता है कि वो चीज़ यहाँ पर सही लिखी गई है। और फर्स्ट वाले पॉइंट में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताता है तो माना जाता है, कई विद्वानों ने यहाँ पर माना है कि जो भी मृत्यु के कारण या समव्यवहार के बारे में बताएगा तो वो सही ही बताएगा। माना जाता है कि ऐसा मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, उसके होठों पर क्या है कि ईश्वर का वास होता है, ऐसा माना जाता है। अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध, अब ये ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने विरुद्ध कोई बात बोलता है तो माना जाता है कि वो सही बोल रहा है, मतलब वो सुसंगत होता है। अथवा लोक अधिकार या रूढ़ि के बारे में साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है। यदि लोक अधिकार या रूढ़ि के बारे में कोई राय देता है तो ऐसी जो राय है वो क्या है, राय उसने जो भी एडवाइस दी है तो वो राय क्या है कि ऐसा क्वेश्चन रूढ़ी या ऐसा अधिकार होने के पहले उसने ऐसी जो राय दी है और वो राय यहाँ पर सुसंगत हो जाएगी। फिफ्थ क्लॉज बताता है नातेदारी के अस्तित्व के बारे में, किसी का ऐसी नातेदारी है या नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसी नातेदारी रिश्तेदारी बननी चाहिए या नहीं, इसके बारे में यदि कोई राय बताता है तो वो भी यहाँ पर सुसंगत होंगे। 6 पॉइंट बताता है कौटुंबिक बातों से संबंधित विल या विलेख में कोई किया गया है, मतलब कौटुंबिक एक परिवार के संबंध में यदि विल में कोई चीज़ लिखी गई है या विलेख में कुछ लिखा हुआ है तो वो माना जाएगा कि वह सही लिखा है। 7 पॉइंट बताता है कि 13 के काम में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सुसंगत होता है। यदि किसी समव्यवहार में रूढ़ि के बारे में यदि कोई बात एक्सेप्ट की जाती है या उसे निग्लेक्ट किया जाता है तो माना जाता है वो सही है, उसे सुसंगत माना जाता है। 8 पॉइंट बताता है अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है, यदि कोई एक चीज़ प्रश्न उठती है और उसके बारे में 10 लोगों से पूछा जाता है कि ए और बी के बीच में यदि देखिए जैसे क्वेश्चन उठा के पहले लड़ाई किसने की थी तो सभी व्यक्ति मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं कि ए ने लड़ाई स्टार्ट की थी, तो मतलब मैक्सिमम लोग जो कहते हैं वो यहाँ पर तथ्य यहाँ पर क्या है सुसंगत होते हैं। ये जो हमारी क्या है, ये हमारे इलस्ट्रेशन दिए गए हैं तो इन्हें आप देखिएगा और यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बताऊँगी, वरना मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम सेक्शन 33 देखेंगे। सेक्शन 33 बताता है किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। सेक्शन 33 बताता है कि यदि किसी साक्ष्य को, देखिए हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, यदि ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, उसे किसी केस में न्यायालय में बुलाया जाता है कि आप इसके बारे में सी के पक्ष में आप क्या कीजिए, न्यायालय में बुलाया जाता है कि आप इस बारे में साक्ष्य दीजिए कि क्या ये सही है या नहीं है, सी ने बी का मर्डर किया था या नहीं किया था। इसके लिए क्वेश्चन उठता है। अब इसके लिए साक्ष्य के तौर पर ए को बुलाया जाता है। तो 2012 में ए आया, अब 2012 में आया और उससे केस में पूछा गया कि क्या सी ने बी का मर्डर किया था या नहीं। अब यहाँ पर यदि ए कहता है कि हाँ सी ने बी का मर्डर किया था, अब यदि ये केस चलते चलते क्या है 2021 आ गई है, 2022 आ गई है, अब क्या हुआ है कि इस टाइम तक ए रहा नहीं, मतलब जो साक्षी है वो क्या है, रहा नहीं, मर गया है, मिल नहीं सकता, या फिर असमर्थ हो गया, मतलब पागल हो गया है या बहुत दूर चला चुका है, मतलब उसे किसी प्रकार से अब क्या है इस कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता उसी तथ्य की साक्ष्य के लिए। तो यहाँ पर जो उसने पहली तथ्य का साक्ष्य दिया है वो यहाँ पर सुसंगत हो जाएगा। मतलब ए ने यहाँ पर कहा था कि सी ने जो क्या है बी का मर्डर किया है, तो माना जाएगा कि हाँ ऐसा हुआ है। किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति, वह साक्षी जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्रवाई में या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष किया हो, उस तथ्यों की सत्यता को जो साक्ष्य में कथित है। पहली बात हमें ये भी याद रखना है कि जो साक्ष्य दिया है उस व्यक्ति ने, यहाँ पे जो सी ने साक्ष्य दिया था क्या है, न्यायिक कार्रवाई में होना चाहिए। न्यायिक कार्रवाई मतलब न्यायालय के सामने जब वो कार्रवाई चल रही थी उसने उस टाइम वह साक्ष्य दिया हो। दूसरी बात है कि उसने प्राधिकार के समक्ष किया हो, विधि द्वारा उसे लेने की प्राधिकृत जो भी उसे लेता है उस कार्रवाई में, जो भी साक्ष्य लेता है, जो व्यक्ति ऐसा साक्ष्य लेता है, तो जिसने ऐसा साक्ष्य लिया है, ठीक है, तो वो क्या है प्राधिकृत होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति साक्ष्य देता है तो प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष उसे ऐसा साक्ष्य देना चाहिए। व्यक्ति के समक्ष दिया है उस तथ्य की सत्यता को, अब जो उसने कहा है उसकी तथ्यता को उस साक्ष्य में कथित है किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्यवाही के आगामी प्रकरणों में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत है जबकि वह साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता है या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है, अथवा यदि उसकी उपस्थिति इतने विलंब के बिना के वह के जितना
मामले की परिस्थिति में न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है अप्राप्त नहीं की जा सकती। इसमें वही बात बताई गई है कि यदि कोई व्यक्ति है पहले कोई साक्ष्य देता है, न्यायिक कार्यवाही में देता है और प्राधिकार मतलब किसी अधिकारी के समक्ष देता है। ऐसे नहीं है कि किसी के सामने भी यहाँ पर साक्ष्य देना हो। न्यायालय की कार्यवाही में मतलब न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य दिया जाना चाहिए। जब ऐसी कार्यवाही चल रही थी, बात जब ऐसा चल रहा था, तो ऐसी कार्यवाही में यदि कोई साक्ष्य दिया जाता है फिर उस व्यक्ति को बाद में नहीं बुलाया जा सकता। तो बाद में क्यों नहीं बुलाया जा सकता? या तो वो मर गया है, उसने साक्ष्य दिया और वो मर गया। यदि वो क्या हो गया है, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसका दिमाग खराब हो गया है, उसे बुलाया नहीं जा सकता, किसी भी कारण से वो आ नहीं सकता। या फिर प्रतिपक्षी दूसरे पक्षकार ने क्या किया है, उसको उठवा लिया है। कई बार किडनैपिंग हो जाती है कि वो साक्ष्य ना दे सके, तो ऐसा कुछ कर लिया है, तो उसका जो पहला किया हुआ कथन है वो यहाँ पर सुसंगत होता है। हमारा सेक्शन 33 इतनी ही बात करता है। सेक्शन 34 को देखेंगे, इसमें परंतु बताया गया है, परंतु यह तब जबकि वह कार्रवाई उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधि के बीच में प्रथम कार्रवाई में प्रतिपक्षी को परीक्षा का अधिकार और अवसर था। विवाद प्रश्न प्रथम कार्रवाई में सारता वही थे जो द्वितीय कार्रवाई थे। मतलब इसमें ये बात बताई गई है कि ये तभी हो सकता है जो पहले वाले साक्षी ने साक्ष्य दिया है, उसको दूसरे वाले साक्ष्य में दूसरी वाली मतलब उसमें जो उसी केस में जो बाद में मैटर आता है तब उसमें तभी सुसंगत माना जाएगा। जबकि जो मैटर देखिए ए और बी के बीच में, यहाँ देखिए बी और सी के मर्डर की बात हुई थी कि ए ने जो क्या है, ए ने बी और सी का मर्डर होते, बी ने सी का मर्डर होते हुए देखा है या नहीं, तो ए कह देता है कि हाँ देखा है। तो यहाँ पर क्या है कि यही पक्षकार होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो दूसरी कार्यवाही में है यहाँ पर डी आ गया है, यहाँ पर ई है, कोई एफ है, तो मतलब अलग व्यक्ति नहीं होने चाहिए। वही पक्षकार हो, वही तथ्य हो, वही मैटर हो, तो ही ऐसे जो तथ्य हैं वो सुसंगत होंगे। स्पष्टीकरण बताता है कि दंडिक विचारण या जांच इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अभियोजन और अभियुक्त के बीच कार्यवाही समझी जाएगी। जो दंडिक विचारण रहता है या जांच इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अभियोजन और अभियुक्त के बीच की जो क्या है कार्यवाही समझी जाएगी। दंडिक विचारण या जांच अभियोजन और अभियुक्त के बीच की कार्यवाही समझी जाएगी। अब इसमें अगला पॉइंट बताया गया है विशेष परिस्थिति में किए गए कथन। अभी यदि विशेष परिस्थिति में कोई कथन किए गए हैं तो उसके बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हों कब सुसंगत हैं। कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप में रखी गई लेख पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हों जब कभी भी ऐसे विषय का निर्देश करते हैं कि जिसमें न्यायालय को जांच करनी है सुसंगत है, किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से बाधित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे। देखिए इसमें ये बताया गया है कि इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ए नाम का व्यक्ति जो है वो कहता है, वो अपनी डायरी लिखा करता है डेली टू डेली। अब उसे वो एक व्यापारी है और वो व्यापारी होने के नाते कब किससे उसे कितना सामान मिला है, कितना उसे देना है, कितने पैसे मिले हैं, कितना उधारी है, सब कुछ वो क्या है एक डायरी में लिखा करता है। अब उसने एक दिन ये लिखा, क्वेश्चन उठता है कि ये जो सी है, सी से ए ने लिखा कि मुझे सी से 1 लाख रुपए मिलने हैं, 1 लाख रुपए यहाँ पर क्या है मिलने हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है जो अपने डेली रूटीन के कारोबार के अनुक्रम में कोई कार्य करता है और उसमें कोई प्रविष्टि करता है, कोई लिखता है, कोई दर्ज करता है, भले ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी ऐसा कोई दर्ज किया गया है, तो ऐसा जो दर्ज किया है, जो एंट्री की गई है वो यहाँ पर सुसंगत होगी। परंतु इसमें ये बात बताई गई है कि जो चीज़ उसने दर्ज की है वो ऐसे सामने वाले व्यक्ति को दायित्व के अधीन नहीं होगी। मतलब इसमें क्या है, सिर्फ लिखा हुआ ही ज़रूरी नहीं है। जैसे आप हैं, आपने लिख लिया है कि मुझे सी नाम के व्यक्ति से क्या है 10,000 रुपये मिलने हैं, अपने आप ऐसे डायरी में लिखते रहते हैं। एक दिन आपने ये भी लिखा है कि मुझे क्या है सी नाम के व्यक्ति से 10,000 रुपये मिलने हैं। आप न्यायालय में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे सी नाम के व्यक्ति से 10,000 रुपये मिलने हैं, तो न्यायालय आपकी बात को सुसंगत तो बना सकता है कि आपकी जो बात है वो सुसंगत है, आपको मिलने हो सकते हैं क्योंकि आप डेली रूटीन में ऐसा काम करते हैं। पर सिर्फ यही बात कि आपने अपनी डायरी में लिखा है कि आपको सी नाम के व्यक्ति से पैसे मिल रहे हैं, यही काफ़ी नहीं है। आपको और भी तथ्य से ये साबित करना होगा कि आपको सी नाम के व्यक्ति से पैसे मिल रहे हैं, तभी ऐसे दायित्व मतलब ऐसे सामने वाले सी नाम के व्यक्ति के ऊपर भारित होगा, अन्यथा नहीं। यहाँ पर सेक्शन 34 बस यही बात करता है, यही इसमें एग्जाम्पल बताया गया है। खा पर 1,000 रुपये के लिए वाद लाता है और अपनी लेखा, मतलब जो वही है कि ए नाम का व्यक्ति जो है वाद लाता है कि मुझे बी से 10,000 रुपये मिलना है और इसके लिए वो साक्ष्य दिखाता है कि मैंने अपनी डायरी में लिखा है कि मुझे 20,000 रुपये बी से मिलने हैं। तो न्यायालय कहेगा कि सिर्फ आप वाद लाए हैं बी के ऊपर कि आपको 20,000 मिलने हैं बी से, और आपने सिर्फ डायरी में लिखा है, सिर्फ इतना कह देने मात्र से ही आपको
पैसे नहीं मिल जाएंगे, मतलब बी को दायित्व के अधीन नहीं समझा जाएगा, आपको अन्य साक्ष्य यहाँ पर पेश करने होंगे। 35 बताता है कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति। अब यहाँ पर जो 34 है और 35 है, इसमें सिर्फ यही अंतर है कि जो 34 है वो प्राइवेट पुस्तकों में होती है। जैसे हम आप क्या कर लेते हैं, अपनी पुस्तकों में रिटन कर लेते हैं कि हमने ऐसा कोई चीज़ मिलनी है, नहीं मिलनी है, कोई ऐसी चीज़ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर वही चीज़ जो प्रविष्टि 34 में की गई थी, मतलब यदि आप डेली अनुक्रम में कोई पुलिस वाला है, कोई उसे जो पुलिस डायरी मिलती है, उस पुलिस डायरी में यदि वो डेली की रूटीन में कुछ लिखता रहता है, आज इसकी कंप्लेन आई है, आज इसकी FIR लिखी है, ये नाम का व्यक्ति है, उसका पापा ये है, वो इस स्थान के हैं, ऐसा सब कुछ वो वहाँ पर लिखता रहता है। तो अब यदि उसके बारे में क्वेश्चन अराइज होता है तो यहाँ पर कर्तव्य पालन में, यहाँ पर मेन बात ये बताई गई है कर्तव्य पालन में की गई है और लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति है। अब यहाँ पर क्या है कि सरकारी काम करते हुए आपने क्या किया है, ऐसी प्रविष्टि की है। तो यहाँ पर सरकारी काम करते हुए, तो यदि आपने उस कागज़ में लिख दिए हैं कि 10,000 रुपये आपको किसी से मिलने हैं, या फिर A ने B को मर्डर किया है, या फिर कोई भी लिख देते हैं, जैसे आपने लिखा है A का पिता B है, ठीक है। अब पुलिस वाले हैं वो तो डेली रूटीन में ऐसे काम करते हैं कि आज ये इसकी FIR लिखी है, आज इसको इतना नुकसानी के लिए बाद लाना है, आज ऐसा हुआ है, आज ऐसा हुआ है, तो उसमें जो कुछ लिखा है वो यहाँ पर सुसंगत हो जाएगा, उसके लिए अन्य चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। सेक्शन 34 और 35 में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो 34 होता है वो प्राइवेट प्रविष्टि होती है, प्राइवेट एंट्री होती है, प्राइवेट चीज़ों पर एंट्री होती है, तो हम आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। परंतु जो 35 होता है वो गवर्नमेंट के लिए बात करता है कि गवर्नमेंट की चीज़ों में आप डेली रूटीन में यदि अपने कर्तव्य पालन में, अपनी ड्यूटी के दौरान आपने कोई कार्य किया है तो वो माना जाता है कि आपने सही ही किया होगा और वो तथ्य यहाँ पर सुसंगत होते हैं। 36 बोलता है मानचित्र, चार्टों और रेखाओं के कथनों की सुसंगति। यदि कोई मानचित्र है, ठीक है, चार्ट हैं, रेखाएं हैं, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है माना जाएगा, ये माना जाएगा कि वो अपने आप में सुसंगत है, उन्हें अन्य तथ्यों की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई मानचित्र, जैसे आप कोई चार्ट लेते हैं, चार्ट को आप ये लेकर ही चलते हैं कि यहाँ पर भारत का नक्शा है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर इंडोनेशिया है, ये सब क्या है, मिलते हैं, ठीक है। जैसे चार्ट बना होता है तो हम लोग देखते हैं कि भारत में यहाँ पे कोई नदी है, कोई ऐसा देश है, यहाँ पर देश है, यहाँ पर देश है, यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ पानी, ऐसे कुछ होता है। तो ये जो चार्ट है इसके बारे में जो कुछ भी चार्ट में लिखा हुआ है माना जाता है कि वो अपने आप में सही है और वो सुसंगत माने जाते हैं। 37 बताता है किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की स्वीकृति, जबकि न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है। अब लोक प्रकृति के बारे में यहाँ पर राय बनानी है, ठीक है, तब यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट की एक्ट के या केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की गई सरकारी अधिसूचना या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव द्वारा की गई अधिसूचना में या लंदन गजट या हिज्म, इसमें सीधे हमें ये याद रखने हैं कि यदि कोई देखिए, जैसे लोक अवकाश होता है, लोक अवकाश जैसे उन्होंने कहा संडे को होता है, तो संडे को होता है, ये क्या है, किसी शासकीय राजपत्र में, मतलब कोई गवर्नमेंट क्या है, राजपत्र में, गजट में कोई चीज़ प्रकाशित होती है तो वो माना जाता है कि वो सही है, वो सुसंगत है। यदि उसमें लिखा हुआ है कि ये जो संडे है, संडे को अवकाश होगा, ठीक है, तो वो क्या है, वो अपने आप में सुसंगत होगा। उसको साबित करने के लिए यहाँ पर आपको नहीं कहा जाएगा कि क्या संडे को, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि संडे को क्या है, छुट्टी नहीं थी, कोर्ट बंद नहीं था, तो इसको साबित करने के लिए आपको नहीं कहा जा सकता कि आप इसको, वो कहता है कि संडे को ऐसी छुट्टी नहीं थी और मैं इसे साबित कर सकता हूँ, तो न्यायालय यहाँ पर मना कर देगा और कहेगा कि संडे को छुट्टी थी, मतलब वो अपने आप में सुसंगत है और मानेगा कि ऐसी जो छुट्टी थी संडे को वो थी। मतलब यह है कि यदि शासकीय राजपत्र में, यदि गवर्नमेंट के राजपत्र में, शासकीय अधिसूचना में यदि कोई गजट है उसमें कोई चीज़ प्रकाशित की जाती है तो वो अपने आप में सुसंगत चीज़ मानी जाती है। 38 बताता है कि विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति। यदि कोई विधि की पुस्तक है, जैसे कि हम IPC, CRPC जो भी कुछ पढ़ते हैं तो ये क्या है, विधि की पुस्तकें। अब IPC में 503 में क्या लिखा हुआ है, 506 में क्या लिखा हुआ है, तो जैसे जो भी कुछ लिखा हुआ है जिस भी सेक्शन में, तो यही मानेंगे कि ये जो विधि में, जो इस बुक में जो कुछ लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। मतलब यदि विधि की पुस्तक में कुछ भी लिखा हुआ है तो जो कुछ लिखा हुआ है ये मानकर चला जाएंगे, न्यायालय ये मानकर चलेगा कि ऐसा जो कुछ लिखा है वो सही लिखा हुआ है। विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति वो अपने आप में सुसंगत होती है।
जबकि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में, अब जैसे पाकिस्तान की विधि के बारे में यहाँ पर न्यायालय को राय बनानी है, तो पाकिस्तान की विधि से रिलेटेड यदि कोई किताब मिलती है तो उस किताब में जो कुछ लिखा रहता है तो न्यायालय मानकर चलेगा कि ऐसा ही वहाँ पर कानून होगा। ठीक है, तब ऐसी विधि का कोई भी कथन जो ऐसी विधि की पुस्तक में अंतर्विष्ट है, जो देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित की गई है, मतलब उस देश के, पाकिस्तान की यहाँ पर क्या है, सरकार ने मुद्रित किया है, उसको हस्ताक्षर किया है, ठीक है, उसमें सील लगाई है, तब ऐसी विधि को अंतर्विष्ट करने वाली तात्पर्य है। और ऐसे देश के न्यायालयों के किसी निर्णय की कोई रिपोर्ट जो ऐसी व्यवस्थापनों की रिपोर्ट से तात्पर्य होने वाली किसी पुस्तक में अंतर्विष्ट सुसंगत, मतलब यदि किसी विधि की पुस्तक में लिख दिया है, किसी भी देश के द्वारा लिखा है, किसी भी देश की पुस्तक के बारे में, विधि की पुस्तक के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, तो उस देश की विधि की पुस्तक में जो भी कुछ लिखा है, उसमें मुद्रा वगैरह लगी हुई है उस देश की, तो माना जाएगा कि ये जो पुस्तक है वो सही लिखी है और ये विधि के बारे में सही व्याख्या कर रही है। सेक्शन 39 बताता है किसी कथन में से कितना साबित किया जा सकता है। अब जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग हो, तब क्या साक्ष्य दिया जाएगा। अब जैसे न्यायालय को ये बताने हैं, देखिए जैसे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते रहते हैं कि ये जो फिल्म है, इस फिल्म में क्या है, कोई सीन है जो हमारी देश की एकता अखंडता को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, मतलब ये जो सीन है इस मूवी में नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन उठते रहते हैं। तो अब न्यायालय में यदि कोई क्वेश्चन उठता है और कोई यहाँ पर वाद लेकर आता है कि हमारे देश की अखंडता अक्षुण्णता को क्या करते हैं, ऐसे सीन जो है क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं, और इन्हें ऐसे सीन जो है किसमें, उसमें नहीं आना चाहिए, फिल्मों में नहीं होने चाहिए, तो वो क्या है, किसी चीज का भाग है, आवली का भाग है, किसका भाग है, पूरी मूवी का भाग है। मूवी कितनी बड़ी होती है, खूब बड़ी होती है, ठीक है, 2 घंटे 2.5 घंटे की, तो अब इसके लिए न्यायालय पूरी मूवी को तो बैठ के देखेगा नहीं, जो चीज के बारे में विवाद है सिर्फ उतना आंसर जहां से मिल जाए सिर्फ उतना ही यहाँ पर पढ़ा जाएगा। मतलब यह है कि यदि ये पता चलता है कि ये जो सीन है ये हमारे देश की अखंडता को खराब कर रहा है, तो न्यायालय कहेगा कि जितना सीन जो आपको लग रहा है कि ये जो हमारे देश की अखंडता को खराब कर रहा है, उतना सीन यहाँ पर पेश कीजिए, तो उतना ही सीन यहाँ पर दिखाया जाएगा और उसके आधार पर न्यायालय निर्णय लेगा कि ये हमारे देश की अखंडता को खराब कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब यदि कोई बातचीत है, कोई दस्तावेज है, जैसे बहुत सारे दस्तावेज हैं, एक बिंडल पड़ा हुआ है दस्तावेज का, ठीक है, अब उसमें ये देखना है कि एफआईआर राम की ने यदि कोई एफआईआर लिखाई थी तो राम की एफआईआर कहाँ है। अब राम की एफआईआर, इतने सारे डॉक्यूमेंट है, कहाँ है ये तो पता नहीं है, तो इतने सारे कागज़ों में से एक कागज़ जो मिलता है उसमें लिखा होता है कि ये राम की एफआईआर है, तो न्यायालय को क्या है, क्वेश्चन अराइज हुआ है कि राम की एफआईआर क्या है। और यदि कोई दस्तावेज मिलता है जो आंवली का भाग बहुत बड़ा था, उसमें से छोटा सा मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ये राम की एफआईआर है, राम ने ऐसी ऐसी एफआईआर लिखवाई थी, तो उस एफआईआर को ही ले लिया जाएगा और उसके आधार पर यहाँ पर निर्णय हो जाएगा। मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही यहाँ पर काम होगा। जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज पत्रों की आवली का भाग, देखिए हमने बातचीत तो देख लिया, यदि कोई ये बोलता है, यदि देखिए ये ए बी के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है, ए बी के बीच में लड़ाई होती है, तो कोई कहता है कि ए ने हमें क्या किया है, गाली गलौज किया है, ठीक है, तो अब न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय तो पूछेगा कि किस बात से आपको लगा कि इन्होंने गाली दी है, ये किया है, वो किया है। तो अब कोई ये नहीं बताने बैठेगा कि फिर मैं वहाँ से गया, फिर मुझे बी मिला, फिर बी मिलने के बाद मैंने हेलो किया, हाय किया, फिर मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, इतना नहीं बताएगा। ज़रूरी बात यह है कि जनरल वो बताएगा कि लास्ट टाइम पे किया कि मैंने इनसे हेलो कहा और इनने मुझे क्या किया, पलट की गाली दी, तो ये बात ही बताई जाएगी, ना कि ये कि मैं रास्ते से जा रहा था, उसके पहले मैंने खाना खाया था, उसके पहले ये किया था, वो किया था। मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही यहाँ पर बातचीत, यदि कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो जितना ज़रूरी है उतनी बातचीत का भाग यहाँ पर बताया जाएगा। दस्तावेज, यदि बहुत सारे दस्तावेज हैं, जितना यहाँ पर रिलेवेंट है उतना बताया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, वही जो मूवी का हमने एग्जाम्पल लिया है कि मूवी बहुत बड़ी होती है, उसमें से जितना पार्ट आपको लग रहा है कि ऐसा कर सकता है, अखंडता को खराब कर सकता है, तो उतना पार्ट दिखा दीजिए। पुस्तक में यदि कोई कहता है ये पुस्तक ही खराब है, ठीक है, उसके पुस्तक में कोई चलचित्र हैं जो हमारे देश को सही नहीं है, हमारी जो पीढ़ी है उसको खराब करेंगे, तो क्या है, उन पत्रों को यहाँ पर दिखाया जाएगा। कागज पत्र हैं तो कागज पत्रों के बारे में भी, आवली का मतलब होता है एक बड़ा भाग, ठीक है, तो आवली कोई बड़ा भाग है, उसका कोई थोड़ी सा भाग है जो यहाँ पर न्यायालय को ज़रूरत है सिर्फ उतना ही लेगा, बाकी का नहीं लेगा, तब साक्ष्य दिया जाएगा। जबकि कोई
जबकि कोई कथन जिसका साक्ष्य दिया जाना है, ठीक है, क्या है, किसी का साक्ष्य दिया जाना है, किसी बृहत्तर कथन का या किसी बातचीत का भाग है, कोई बड़े कथन का भाग है या बड़ी बातचीत का भाग है, तब एकल दस्तावेज का भाग किसी ऐसी दस्तावेज में अंतर्विष्ट है जो किसी पुस्तक का अथवा पत्रों का या कागज पत्रों की संसक्त आवली का भाग हो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग में अंतर्विष्ट हो, तब कथन बातचीत दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पुस्तक अथवा पत्रों कागज पत्रों की आवली के उतने का ही मतलब उतने का ही जितना जरूरत है, ना कि उतने से अधिक का साक्ष्य दिया जाएगा जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति और प्रभाव को उतना उन परिस्थितियों में जिनके, मतलब यही बात है कि जितना ज़रूरत है उतना ही यहाँ पर दिया जाएगा, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। यदि वह किसी दस्तावेज का बड़ा भाग है, आवली का भाग है, कागज़ का भाग है, पुस्तक का भाग है, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत बड़ा भाग है, तो जितना भाग यहाँ पर रिलेवेंट है उतने का ही यहाँ पर क्या है, साक्ष्य दिया जाएगा, एक्स्ट्रा का नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।